हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर सुपर रैट्स। हम पढ़ रहे हैं बच्चों एवोल्यूशन। पहले पता है तुम और मैं कैसे थे, ऐसे से, फिर धीरे 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 ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स जानते हैं और देखते हैं कि आखिर लाइफ कितने साल पहले आई, अर्थ कितने साल पहले आई, ये सब देख लेते हैं। तो बच्चों, एवोल्यूशन क्या है? इज एन ऑर्डरली चेंज है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक से दूसरे में कन्वर्ट होना एक ऑर्डर्ड वे में। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है, तो वो स्टडी है ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अब बेटा एक बिग बैंग थ्योरी बोलती है, वो क्या बोलती है? वो बोलती है यूनिवर्स ऐसे बना है 20 बिलियन ईयर अगो, एक ह्यूज एक्सप्लोजन से। मतलब एक बहुत बड़ा आग का कोई गोला था, बहुत 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 ही बड़ा। ये सोचो, उसमें से वो फूटा है तो उसमें से और बहुत सारे आग के गोले निकले, फिर वो फूटे तो और बहुत सारे आग के गोले निकले, फिर वो फूटे तो इस तरह से ऐसे हमारा सूरज बना है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद हमारी अर्थ बन गई। अच्छा, अर्थ कब बनी है? 4.5 बिलियन ईयर अगो, लेकिन एक्सप्लोजन कब हुआ था? 20 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, शुरुआत में अर्थ पे ना कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। अब वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जो है वो मोल्टन मास कवों से बनी। ठीक है, अब यूवी रेज आई बेटा सूरज से, उसने क्या करा? वाटर को तोड़ दिया, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने। ये ऑक्सीजन जाकर कंबाइन हो गया किसके साथ? अमोनिया और मीथेन के साथ, और क्या बना लिया? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। धीरे धीरे देखते देखते बेटा ओजोन लेयर बनी। ओजोन लेयर बनी तो बेटा हमारा पृथ्वी धीरे ठंडा होना शुरू हुआ, और वाटर वेपर जो थे वो पानी बनकर गिरना शुरू हुए, तो हमारे यहां क्या फॉर्म हो गए? ओशन फॉर्म हो गए, और पहली लाइफ अपेयर हुई है 4 बिलियन ईयर्स अगो। आगे अब थ्योरीज हैं बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ की। पहली थ्योरी बोलती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, फिर है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, पहली है बेटा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये बोलते हैं कि लाइफ एकदम से बन गई, एकदम से पैदा हो गई। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है थ्योरी में कि भाई एक किसान आया अपने गोडाउन में, उसने, अब किसान खेती करके आया, थका हुआ था, शर्ट, वो उसकी बनियान जो थी पूरी पसीने से भीगी हुई थी, उसने उतार कर बनियान फेंकी, गया नहाने वहाने, लौट के आया तो उसने देखा चूहे आ गए। तो उसको क्या लगा कि साहब मेरी बनियान से चूहे बन गए। मतलब जब आप भूसे पर क्या बोलते हैं, पसीने से भीगी हुई बनियान फेंकोगे तो वहां पे लाइफ आ जाएगी। ठीक है, या और इसमें सपोर्ट करने के लिए और लोगों ने क्या बोला कि भाई लाइफ, हमने क्या करा, हमने जैसे पहले कोई लाइफ नहीं थी, लेकिन हमने जैसे ही एक टाइल को उठाकर या पत्थर को उठाया तो लाइफ पैदा हो गई। ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। ठीक है, अब it states that life came out of decaying and rotting matter like straw or mud। तो बेटा जहां सड़ा गला चीज होती है वहीं पर ही लाइफ पैदा हो जाती है। ठीक है, अब लुइस पास्चर ने इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया, और उसने दिखाया कि लाइफ कहां से आती है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। उसने बेटा इस तरह से एक्सपेरिमेंट करा। यहां पर उसने क्या करा? पहले बॉईल करा, कोई भी आपका मान लो खाना है यहाँ पर, ठीक है, कोई एग रोस्ट ले लो, है ना, या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ले लो, उसको बॉईल कर लिया, तो अंदर के सारे बैक्टीरिया फंगस मर गए। अब उसने कुछ टाइम बाद देखा तो यहां पर कोई भी ग्रोथ उसको नहीं मिली। अब कोई भी ग्रोथ क्यों नहीं मिली? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर यहां से एंटर भी हुआ होगा तो इतने जो टर्न्स हैं, तो हर टर्न पर वो अटक गया होगा, तो इस खाने तक वो पहुंच नहीं पाया, इसलिए कोई भी ग्रोथ नहीं मिली। फिर उसने वापस सेम चीज करी, लेकिन इस बार उसने स्टेम को यहां से ब्रेक कर दिया। ठीक है, और इसको ओपन छोड़ा, जैसे ही ओपन छोड़ा तो यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ मिल गई उसको, और ये माइक्रोब्स कहां प्रेजेंट थे? एटमॉस्फेयर में आजू बाजू प्रेजेंट थे। फिर आता है बेटा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये किसने बोला? फ्रांसिस्को रेडी स्पेलेंजेनी और लुइस पास्चर ने बोला। इनका यही कहना था कि लाइफ आती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से,
ये पहली लाइफ कैसे आई उसके बारे में नहीं बता पाए। फिर है थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, ये बोलते हैं हम लोग एलियंस हैं। हम लोग क्या हैं? एलियंस हैं। मतलब हम लोग किसी दूसरे ग्रह पे रहते थे और फिर अब वहां पर सारे रिसोर्सेस खत्म हुए तो हम अपनी स्पेसशिप ले लेकर अर्थ पे आ गए। ऐसे पता है, इवोल्यूशन की थ्योरीज में किसी भी थ्योरी को हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तक हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं लगा है कि इवोल्यूशन हुआ कैसे है। तो सारी थ्योरीज करेक्ट हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसका मतलब है हमें बेटा ईश्वर अल्लाह सबका एक ही नाम है, हमको बनाया है भगवान ने या अल्लाह ने या जीसस क्राइस्ट ने या गुरु गोविंद सिंह जी ने, या ऐसे हमें बनाया गया है। जो हमारे भगवान है उन्हीं ने हमको बनाया है, इसको भी गलत नहीं माना जाता। फिर आता है बेटा थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। तो बेटा सबसे पहले ये दिया किसने था? ये दिया था ओपेरन और हेल्डेन ने। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? इट सेज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ was originated from non-living or inorganic and organic molecule such as methane, ammonia, water, sugar, protein, nucleic acid, etc. ए बायोजेनेसिस पहले हुआ है और उसके बाद बायोजेनेसिस होता जा रहा है। तो बेटा थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन क्या बोलता है कि पहली लाइफ फॉर्म तो किससे आई? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई। यानी कि पहली लाइफ फॉर्म किससे आई? आपके ए बायोजेनेसिस वाली थ्योरी से। ठीक है, और जैसे ही वो पहली लाइफ बन गई उसके बाद उसी लाइफ से और लाइफ आती रही, ये है बायोजेनेसिस। तभी सबसे पहले ए बायोजेनेसिस हुआ और उसके बाद बायोजेनेसिस होता जा रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा यूरी मिलर का इसी में एक्सपेरिमेंट एक। ठीक, अब थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन इतना ही, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन में तब आया बेटा एकदम से चेंज आया जब यूरी और मिलर अपने एक्सपेरिमेंट लेकर आए। बेटा साइंटिस्ट थे हेरोल्ड यूरी और स्टैनले मिलर। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ कर दिया कि केमिकल से ही इवोल्यूशन हुआ है। कैसे? तो देखो, इन्होंने जो प्रिमिटिव अर्थ थी उस टाइम पे, जो भी एटमॉस्फेयर था, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन थी, वो सब आर्टिफिशियली क्रिएट करा। दे क्रिएटेड अ कंडीशन लाइक दैट ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, दैट इज हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जिसमें मीथेन था, अमोनिया था, वाटर था, हाइड्रोजन था, एटसेट्रा। ठीक, अब उसके बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा, क्योंकि बिजलियां कड़कती थी बेटा, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोड डाल के। ठीक है, और यहां पर गैस कौन कौन सी रखी? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर जो पहले था। अब बेटा उस टाइम पे जो बिजली कड़कती थी तो वहां पे टेम्परेचर हो जाया करता था 800 डिग्री सेल्सियस और 1000 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस तक टेम्परेचर लेकर गए और उन्होंने देखा कि इसके बाद कुछ अमाइनो एसिड्स बन गए। क्या बन गए? कुछ अमाइनो एसिड्स मिले। अब अमाइनो एसिड मिल गया मतलब प्रोटीन मिल गया, और प्रोटीन मिल गया मतलब यहां से ऐसे लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट दूसरे लोगों ने करा, तो दूसरे दूसरे लोगों को बेटा उसमें कभी शुगर मिला, किसी को नाइट्रोजनस बेसिस मिल गए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन टाइप के पिगमेंट्स मिल गए अलग अलग, और फैट्स मिल गए। तो बेटा फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ जो है वो 3 बिलियन ईयर्स अगो आई थी, और देवर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल, जिसमें क्या था? आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, एटसेट्रा। अब हम पढ़ते हैं बेटा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। आखिर कैसे इवोल्यूशन हुआ है, इसके एविडेंस हमें कैसे मिलते हैं? पहला है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस, तीसरा है बायोजोग्राफिकल एविडेंस, फिर है बायोकेमिकल एविडेंस, फिर है बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, फिर है बेटा एविडेंस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इन सब के बारे में हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ते हैं बेटा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। तो पैलियोंटोलॉजी, तुम कहीं भी वर्ड समझ लो, सुनो, समझ जाना वहां पर किसकी बात हो रही है? फॉसिल्स की बात हो रही है बेटा। पैलियोंटोलॉजी इज नथिंग बट इट इज व्हाट? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, अब फॉसिल्स क्या होते हैं? तो बेटा वो रेमनेंट्स हैं लाइफ फॉर्म के जो कि अर्थ में रहते हैं। ठीक है, फॉसिल्स, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि समझते हो फॉसिल्स क्या होते हैं। ठीक है, और फॉसिल्स को हम मानते हैं बेटा वो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं एवोल्यूशन के। ठीक है, अब टू स्टडी फाइलोजेनी क्या हुआ? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में है टू स्टडी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रेस हिस्ट्री। जैसे बेटा हॉर्स का एवोल्यूशन पढ़े अगर अपन, तो बेटा अच्छा इसकी ये क्या है? ये तब उसके
पेरेंटोलॉजिकल एविडेंस की ये सब एप्लीकेशन है। कहाँ कहाँ काम आ सकता है पेरेंटोलॉजिकल एविडेंसेस? फाइलोजेनी को स्टडी करने में। और कहाँ काम आता है? कनेक्टिंग लिंक को स्टडी करने में। अब कनेक्टिंग लिंक क्या होता है ये मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो बेटा, जैसे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में डायनासोर्स आ गए सारे, ठीक है, और फिर आए एव्स, एव्स में बर्ड्स आ गई सारी। तो बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच में क्या कोई कनेक्टिंग स्पीशीज है, लिंक है? तो आर्क्योप्टेरिक्स, वो उड़ने वाले डायनासोर, जानते हो ना तुम लोग, ठीक है, जोरासिक पार्क देखी होगी। तो उड़ने वाले डायनासोर के पास में क्या है? विंग्स हैं। तो वो बर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखा रहे हैं, और रेप्टाइल डायनासोर्स हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। वैसे ही बेटा एनिमल और प्लांट्स के बीच में भी एक कनेक्टिंग लिंक है। हाँ, युगलीना, युगलीना ऑटोट्रॉफिक भी है और युगलीना हेटेरोट्रॉफिक भी है। तो प्लांट्स और एनिमल के बीच की वो कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। अच्छा, और कहाँ काम आ सकते हैं पेरेंटोलॉजिकल एविडेंस? तो बेटा टू स्टडी अबाउट एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जैसे डायनासोर्स हो गए। और कहाँ काम आएंगे बेटा? टू स्टडी अबाउट जियोलॉजिकल पीरियड बाय एनालाइजिंग, क्या फॉसिल्स को एनालाइज कर लो आप। The study showed that life form varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. Paleontological evidence पढ़ पढ़ के हमने ये पता लगाया बेटा कि पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म किसी पर्टिकुलर टाइम में ही थी और उसके बाद वो आगे नहीं आ पाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो अब आता है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो बेटा कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ने ये शो करा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल हैव सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर। अलग अलग एनिमल्स के बीच में कुछ कॉमन फीचर्स हो सकते हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है। इसको हम लोग होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन के बेसिस पर पढ़ेंगे। होमोलोगस और एनालोगस, होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं बेटा जिनका ओरिजिन तो सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग हो गया, ठीक है। और एनालोगस क्या हो गए? एनालोगस वो हो गए जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन अलग था लेकिन उनका फंक्शन एक हो गया, ये एनालोगस। होमोलोगस देखो बेटा लिखा हुआ है, द ऑर्गन हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शन, दिस फिनोमिना इज नोन एज होमोलॉगी। होमोलॉगी प्लांट्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है बेटा जो थॉर्न्स और टेंथॉर्न्स जो होते हैं बोगनविलिया में। बोगनविलिया जानते हो ना, वो सड़क के किनारे लगे रहते हैं कांटे। वो कांटे और कुकुरबिटा का ये जो बेल है, टेंड्रिल है, वो दोनों बने एक जैसे ही हैं, लेकिन बोगनविलिया के कांटे उसके प्लांट को खाने से, जानवरों खाने से रोकते हैं, और ये कुकुरबिटा उसको ऊपर चढ़ने से बेल की तरह हेल्प करता है। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारे हाथ, वेल का फ्लिपर और बैट के विंग्स, चीते का फुट, ये सब बेटा क्या है? ये सब होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बेटा इनमें क्या होता है, इनके फोर लिम्ब में सब सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जैसे ह्यूमरस हमारे में, उनमें भी है, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ये सब हमारे में भी है, और चीता, वेल, बैट इनमें भी होता है। अच्छा, होमोलोगी बेटा कहाँ कहाँ देखी जाती है? हार्ट और ब्रेन में भी देखी जा सकती है, ठीक है। अब जो होमोलोगस ऑर्गन है उसका ओरिजिन जो है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ वो क्या दिखाता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाता है। और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन बाय विच रिलेटेड स्पीशीज बिकम लेस सिमिलर टू सर्वाइव एंड एडप्ट इन डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन। मतलब चूंकि हमारे भाई उनके चीता का हाथ, वेल का फ्लिपर, और हम लोग चूंकि हमारे में रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस सब कुछ है, तो ये बताता है कि हम लोग किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ही आए होंगे, ठीक है। तो वो डाइवर्जेंट, वो अलग अलग जगह चला गया। एक भाई हमारा एक कॉमन ऐसे चला गया होगा समुद्र के अंदर, पानी के अंदर, तो बेटा वहां पर वो वेल बन गया, वेल में इवॉल्व हो गया। एक तेज दौड़ता होगा पकड़ने के लिए शिकार, तो वो चीता बन गया। और हम लोग भाई थोड़े और पेड़ पे चढ़ना ये सब करते होंगे, तो हम लोग बंदर से धीरे धीरे होते होते इंसान बन गए, ठीक है। फिर आता है एनालोगस ऑर्गन, इनका स्ट्रक्चर ओरिजिन अलग अलग है लेकिन सेम फंक्शन है। द ऑर्गन हैविंग सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं? एनालॉगी बोलते हैं। एग्जांपल है बेटा विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और विंग्स ऑफ बर्ड्स। इंसेक्ट के बनते हैं बेटा काइटिन से, और बर्ड्स के बनते हैं बेटा मॉडिफाइड फोर लिम्स हैं। तो दोनों हैं तो अलग अलग, लेकिन दोनों का काम क्या है? उड़ने का। अच्छा, ऑक्टोपस की आईज और हमारी आईज, ठीक है। ऑक्टोपस की आई बनती है उसकी स्किन से, हमारी बनती है एम्ब्रियोनिक ब्रेन से, लेकिन काम एक ही है देखने का।
फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, दोनों का स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर और ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है, तैरने का। स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट है और पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है, लेकिन काम एक ही है। ट्रैकिया इंसेक्ट का और लंग्स हमारे, ट्रैकिया बनता है उनका एक्टोडर्म से, हमारा बनता है एंडोडर्म से, लेकिन काम एक ही है, सांस लेने का, ठीक है। फिर आता है बेटा बायोकेमिकल एविडेंसेस। ये क्या दिखाते हैं बेटा? ओरिजिन शोज सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स। बायोकेमिकल आगे ना, तो प्रोटीन्स, जीन्स, बायोमोलिक्यूल, मेटाबॉलिज्म, इनमें सिमिलरिटी देखी जाती है, ठीक है। ये दिखाता है कॉमन एंसेस्ट्री। फिर आता है बेटा बायोकेमिकल एविडेंसेस में और देखो, ये बायोजोग्राफिकल एविडेंस है बेटा, ये बायोकेमिकल एविडेंस नहीं है। ये क्या है? ये है बायोजोग्राफिकल एविडेंस। इसको हटा देते हैं और लिख देंगे अपन, ये क्या है? वहां पर वो एडिट करना भूल गया। चलो देखो, ये क्या है बेटा? ये है बायोजोग्राफिकल एविडेंस। बायोजोग्राफिकल एविडेंस, ठीक है। अब बायोजोग्राफिकल एविडेंस में आएगा बेटा आपके डार्विन आ जाएंगे। क्या आ जाए? कौन आ जाएंगे? डार्विन, ठीक है। देखो ध्यान दो, adaptive radiation, evolution by adaptation, is the evolution of different species in a geographical area starting from a point. For example, बेटा डार्विन फिंचेस गैलापागोस आइलैंड्स में, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और बेटा प्लेसेंटल मार्स मैमल्स ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं बेटा बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में और देखेंगे, व्हेन मोर देन वन adaptive radiation is appeared in an isolated geographical area, it results into convergent evolution। क्या बोल रहा है? जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन पाए जाते हैं बेटा एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, तो वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की तरफ जाता है। जैसे बेटा एग्जांपल है प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मैमल। प्लेसेंटल मैमल मोल्स, ऑस्ट्रेलियन मैमल मार्सुपियल मोल, प्लेसेंटल मैमल एंटीटर, नम्बेट एंटीटर, माउस मार्सुपियल माउस, लेम्यूर, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फेलेंजर, बॉबकैट, तस्मानियन टाइगर कैट, वुल्फ, तस्मानियन वुल्फ, ये दोनों प्लेसेंटल मैमल और आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सब पाए जा रहे हैं बेटा। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी प्लेस है घूमने के लिए, एक बहुत अच्छा जोग्राफिकल एरिया है। फिर आता है बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये प्रपोज करा था किसने? अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है। He observed that all vertebrate embryo have some common feature which are absent in adult। जैसे बेटा तुम लोग देखो तो मछली, मतलब देखो फिश, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, चिक, आपका रैबिट और मैन, इन सभी के अगर आप स्टार्टिंग के एम्ब्रियो देखो सारे एक जैसे नहीं लग रहे? ये सारे के सारे आपको एम्ब्रियो एक जैसे लग रहे हैं बेटा। फिर उसके बाद वो अलग अलग होना शुरू हुए हैं। तो ये हम किसमें पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में, कि हाँ हम एक ही से इवॉल्व हुए होंगे। मतलब ये चूंकि एम्ब्रियो सारे सेम हैं, तो हो सकता है हमारा कोई एक ही एंसेस्टर हो। तो ये बताता है इसी तरह से इवोल्यूशन हुआ है। एग्जाम्पल बेटा, ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज develop vestigial gills just behind the head, but it is functional only in fish and not found in adult vertebrates। पता है बेटा, गिल स्लिट्स चिक में भी होते हैं, सैलामेंडर में भी होते हैं, टॉर्टोइस में भी होते हैं, रैबिट में भी, और हमारे में भी हैं। सर हमारे में गिल्स है? हाँ बिल्कुल है। ये देखो यहां पर वो दिखा रहा है, ये मैं लेकर आया हूं। अगर ऐसा सा कुछ निशान है तो बेटा आपके पास में आप देखोगे, गौर फरमाओगे, तो बेटा वो हमारे वेस्टिजियल गिल स्लिट्स ही दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन कार्ल अर्स्ट वॉन बेयर ने थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने क्या नोट करा? ही नोटेड दैट एम्ब्रियोस नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब आता है एविडेंस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब कैसे? तो बेटा इंग्लैंड का एक केस दिया हुआ है, ये इंग्लैंड का एक केस दिया हुआ है, समझाता हूं मैं तुमको। बिस्टन बैट्यूलेरिया और बिस्टन कार्बोनेरिया, बिस्टन बैट्यूलेरिया और बिस्टन कार्बोनेरिया की कहानी समझा रहा हूं, ध्यान दो। कहानी ऐसी है बेटा, इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई थी, ठीक है, डेवलपमेंट के तौर पर तो नहीं था। तो बेटा व्हाइट कलर, अब सारी बिल्डिंगें व्हाइट व्हाइट थी, ठीक है, पेड़ व्हाइट व्हाइट थे, ठीक है। तो क्या होता था बेटा,
कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वाज अ थिक ग्रोथ ऑफ व्हाइट कलर्ड लाइकिन, व्हाइट कलर लाइकिन ट्रीज के ऊपर अच्छे खासे ग्रो कर जाया करते थे। तो बेटा यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ये और ये बटीसियन बेट्यूलेरिया है, ठीक है, बटीसियन बेट्यूलेरिया ये छुप गया। अब जो प्रीडेटर्स हैं, अच्छा वहीं अगर आपका ब्लैक वाला आकर बैठे व्हाइट लाइकिन पे तो वो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाए। तो प्रीडेटर आता था और इसको बटेसियन कार्बोनेरिया को खा जाया करता था, ठीक। तो सबसे पहले बटेसियन बेट्यूलेरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती रही और बटेसियन कार्बोनेरिया कम होता गया। अब साहब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बेटा व्हाइट लाइकिन को ग्रो कराने में हेल्प करना बंद कर दी, ठीक है, पॉपुलेशन वो क्योंकि हाँ पॉल्यूशन बढ़ गया। तो बेटा नॉर्मल ऐसे ही ब्लैक कलर के आपके ट्री के डंग वो होने लगे, ट्रंक्स, है ना, और वहां पर कौन छुप गया आपका, ब्लैक कलर के बटेसियन कार्बोनेरिया छुप गए, लेकिन बटेसियन बेट्यूलेरिया आसानी से दिखने लगे। तो बेटा जो प्रीडेटर था वो आकर किसको खाने लगा, बटेसियन बेट्यूलेरिया को, ना कि बटेसियन कार्बोनेरिया को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से आपका नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू भी इवोल्यूशन हो सकता है, ठीक। अब आता है बेटा थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। पहला है थ्योरी ऑफ लेमार्क, फिर है थ्योरी ऑफ डार्विन, फिर है म्यूटेशन थ्योरी बाय ह्यूगो डी व्राइस। अब आता है लेमार्किज्म, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्किज्म है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, लेमार्क ने दिया था। लेमार्क बोलता है यूज एंड डिसयूज की बात करता है। लेमार्क बोलता है साहब पहले जिराफ तो एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, ठीक है, पहले सारे ऐसे ऐसे डियर टाइप के एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है। लेकिन अब उन लोगों ने, सारे जानवरों ने क्या करा, नीचे नीचे की पत्तियां सारी खा ली, सारी पत्ती खा गए। अब चूंकि वो सारी की सारी पत्ती खा गए तो अब उनको, अब थोड़ी ऊपर हाइट पे लगी थी पत्तियां पेड़ों पर, तो उनको थोड़ी गर्दन ऊंची करके खाने पड़ा, ठीक है। तो उनकी, उनका बच्चा पैदा हुआ तो थोड़ा बड़ी गर्दन लेकर पैदा हुआ। फिर अब वहां के पत्ते भी खत्म हो गए तो थोड़ा और ऊंची करनी पड़ी, दो पैर पे खड़े होकर खाने लगे तो उनके बच्चों की थोड़ी और लंबी गर्दन आई। ऐसे करते 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 क्या बन गया, जिराफ बन गया। तो ये बोलते हैं यूज एंड डिसयूज, जिसका ज्यादा यूज हुआ वो आगे इवॉल्व होता रहा, जिसका यूज नहीं हुआ वो हट गया। जैसे बेटा डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स एंड स्नेक्स भी है, ठीक है, देखो। अच्छा जिराफ वाला एग्जांपल क्या हुआ, इवोल्यूशन बाय यूज ऑफ ऑर्गन्स, है ना। डिसयूज से क्या हुआ, ध्यान दो। अब पहले छिपकलियां ही थी केवल, वो बोलते हैं, ठीक है, थोड़े जैसे छिपकली के पैर होते हैं वैसे सबके पैर थे, सांप तो एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। लेकिन अब उस छिपकली के प्रीडेटर बढ़ गए तो वो छिपकली छुपने के लिए कहाँ घुसने लगी, बिल में घुसने लगी। अब बिल में घुसती थी बचने के लिए तो उसके पैर जो थे वो फंसते थे, ठीक है, और वहां पे उसके पैर किसी तरह ऐसे ऐसे फोल्ड कर किसी तरह घुस जाया करती थी बेचारी, जान बचाने के लिए। तो उनके पैर, उनके बच्चों के पैर जो हुए थोड़े और छोटे हुए, फिर और छोटे हुए, फिर और छोटे हुए, क्यों, ताकि बिल में घुसने में आसानी रहे। और एक समय ऐसा आया कि आपके पैर हटी गए और क्या क्या इवॉल्व हो गया, स्नेक्स आ गए, ठीक है। अब डार्विनिज्म, डार्विन बोलता है साहब ऐसा कुछ नहीं है, जो लेमार्क बोल रहा है वो बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई साहब कि सांप के पैर हट गए और ये और वो जमाने भर की बातें। वो कहता है भाई एक्चुअल में सभी चीजें शुरू से एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। पहले सांप भी था, छिपकली भी थी, जिराफ भी था, डियर भी था, लेकिन जो अब लिमिटेड रिसोर्सेस थी, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेस थी। तो भाई अब चूंकि एक ज्योग्राफिकल एरिया में नीचे नीचे पत्तियां खत्म हो गई, ठीक है, नीचे नीचे पत्तियां खत्म हो गई, तो डियर की गर्दन तो इतनी सी ही थी, तो भाई वो ऊपर की पत्तियां खा नहीं पाया, तो जो ऊपर की पत्ती खा पाया वो जिंदा रहा और जो ऊपर की पत्ती नहीं खा पाया वो मर गया। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो जिंदा है, नहीं तो मर गया। वैसे ही पहले सांप भी हुआ करते थे और लिजर्ड भी हुआ करते थे, लेकिन साहब हुआ क्या, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में चूंकि सांप आसानी से घुस जाता था बिल में तो बच गया प्रीडेटर से, और ये लिजर्ड नहीं घुस पाते तो मर गए, तो उस एरिया में केवल क्या बचे, सांप सांप बचे। वैसे ही डार्विन ने देखा था बेटा गैलापागोस आइलैंड पे एक चिड़िया थी फिंचेस, डार्विन फिंचेस ही उनको बोला गया। एक एक ही चिड़िया गई थी, वो एक ही आइलैंड है, लेकिन उस आइलैंड के हर कोने में अगर आप जाओगे तो अलग अलग एनवायरमेंट है, ठीक है। जैसे एक जगह इंसेक्ट ज्यादा हैं, एक जगह मछलियां ही मछलियां हैं पानी के पास में, एक जगह दाने हैं, ग्रेन्स हैं, एक जगह कुछ और है, इस तरीके से।
तो उन्होंने उन चिड़ियाओं ने क्या करा, जो जहां एक फिंचेस उड़ते उड़ते आई चिड़िया, एक ही टाइप की चिड़िया आई, लेकिन जो जिस कोने में चला गया, चूंकि उसके फीडिंग हैबिट, भाई दाना खाना है तो अलग बीक होगी, मछली पकड़नी तो लंबी चोंच होगी, ठीक है, इंसेक्ट खाने के लिए अलग बीक होगी। तो बेटा अलग अलग फीडिंग हैबिट के बेसिस पर उन्होंने अपनी बीक चोंच को, अपने चोंच को इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है डार्विन का ये वाला डायग्राम। मान लो भाई यहां पर हमारे पास में कॉलोनी ए थी, ठीक है। अब कॉलोनी ए में क्या कहानी है, ये नॉर्मल ब्लू वाले बैक्टीरिया हैं और वो रेड वाले जो हैं वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं, मतलब एंटीबायोटिक से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मस्त नॉर्मल बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहे हैं, रेजिस्टेंट वाले भी ग्रो कर रहे हैं। अब हमने क्या करा, इसमें कोई एंटीबायोटिक डाल दी, एडिशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो बेटा एंटीबायोटिक्स ने क्या करा, ब्लू वाले बैक्टीरिया मरने लगे क्योंकि एंटीबायोटिक्स आ गई, लेकिन वही रेड वाले बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट थे, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, मस्त जिंदा है वो। और उन्होंने उन्होंने फिर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर दी, और एक समय आया क्या, जो ब्लू वाले नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे वो कम हो गए और आपके रेजिस्टेंट वाले के बैक्टीरिया बढ़ गए। तो मतलब सिंपल सी बात है, ये बोलता है कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज्यादा फिट वो सर्वाइव करेगा, और जो फिट नहीं है वो पेरिश हो जाएगा, निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आता है बेटा नेचुरल सिलेक्शन। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हेरिटेबल माइनर वेरिएशन डिपेंड करता है, ओवर प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस है तो भाई फाइट करनी पड़ेगी, और जो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में या निक में, उनका उनका पेरिश होना भी बहुत ज्यादा, उनमें कंपटीशन बढ़ेगा बेटा, तो सीधी बात है कोई ना कोई एक स्पीशीज निपट जाएगी। स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस आ गया और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक, फिर आता है थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैंने बताया था तीन थ्योरी थी, लेमार्क, डार्विन और ह्यूगो डी राइस वाली म्यूटेशन से। ह्यूगो डी राइस ने बेटा म्यूटेशन की थ्योरी बताई, ठीक है। ही कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज का बॉटनिकल नेम क्या है बेटा, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। एंड बिलीव दैट एवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू म्यूटेशन एंड नॉट बाय माइनर वेरिएशन। उसका कहना था भाई म्यूटेशन के कारण एवोल्यूशन होता है, लेकिन वेरिएशन के कारण एवोल्यूशन नहीं होता है। अब डार्विनियन वेरिएशन इज माइनर, स्लो एंड डायरेक्शनल, इट रिजल्ट्स इन ग्रेजुअल एवोल्यूशन। और जो म्यूटेशनल एवोल्यूशन होता है वो सडन है, रैंडम है और डायरेक्शन लेस है। हेयर स्पीशिएशन इज बाय सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप, लार्ज म्यूटेशन। म्यूटेशन इज द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन फॉर एवोल्यूशन। मतलब ये बोलते हैं साहब, ऐसा नहीं हुआ कि डार्विन ने जो बोला कि साहब धीरे 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 फीडिंग हैबिट के बेसिस पर वो वहां अपनी चोच ऐसी कर ली और वो एक अलग स्पीशीज बन गई, नहीं। ये कहता है ह्यूगो डी साहब, एकदम से जब गए तो हार्श कंडीशन आई, तो लोग उसकी बहुत सारी स्पीशीज थे, किसी स्पीशीज किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के अंदर म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन हो जाने से वहां पर वो सरवाइव करने के लिए जिंदा रहा, बाकी मर गए। तो म्यूटेशन हुआ, इसीलिए फिर एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। आगे देखो, अब आता है बेटा मेन इस चैप्टर की जान, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ये चैप्टर की जान है। इट सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल, जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल है, एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर। मतलब मान के चलो जब भी कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं आया है, तो जो एलील की फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में वो हमेशा क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। फिर भले ही एक जनरेशन आए कि उसकी दसों जनरेशन आ जाए, लेकिन जब तक कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं आया, डिस्टर्बिंग फैक्टर मतलब मान लो प्रीडेटर नहीं आया, या नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने लगी, या कोई भी इस तरीके से कोई भी चीज आए, ठीक है। अब द जीन पूल, जिसको टोटल जीन्स बोलते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। जीन पूल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसलिए सम टोटल जो है हर एलील का वो क्या रहेगा, हमेशा 1। जैसे मान लो ये हमारे पास पॉपुलेशन है 20 बीटल्स की, ठीक है। हर एक बीटल का क्या है, जीन पूल। ईच बीटल इज अ जीन पूल। ये सारे बीटल किस में आते हैं, जीन पूल में आते हैं। देयर टोटलिटी इज द जीन पूल ऑफ दैट पॉपुलेशन। अब इसी को हम समझते हैं, ठीक है, इसी को हम समझ रहे हैं बेटा।
अब यहां पर होमोजाइगस कंडीशन में आपके पास में रेड बीटल कौन कितने हैं? 10 हैं होमोजाइगस कंडीशन में आपके पास रेड बीटल। ठीक है, अब आगे देखो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में रेड बीटल कितने हैं? हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो रेड बीटल हैं वो हैं आपके 6। ठीक, और वही होमोजाइगस में येलो बीटल कितने हैं आपके पास में? 4। अब बेटा आपका ए एलील जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 10 ऊपर आ रहा है तो 20 तो वो हो गए, और 20 और 6 इसके 26, तो टोटल आपके 40। भाई टोटल 20 बीटल थे और अलील्स कितने हुए? 40 हुए, है ना? तो 26/40 करोगे तो 0.65 आया। वहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही छोटे ए हैं, 8 और प्लस ये 9 10 11 12 13 14, 14 छोटे ए हैं। तो बेटा कितना रहा क्यू? 14/40 0.35, और पी प्लस क्यू करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब बता रहा है बेटा नंबर ऑफ बीटल्स 20 थे। जीनोटाइप क्या क्या था? ए वाले 10, बड़ा ए वाले 10, बड़ा ए छोटा ए वाले 6, छोटा ए वाले 4। ठीक है, तो बड़े ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 10/20.5। ठीक है, बड़े ए छोटे ए कितनी हुई? 6/20.3, और बेटा छोटे ए की कितनी हुई? 4/4/20.2। इनको भी ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, तो consider in a diploid P and Q are the frequencies of allele A and बड़ा ए एंड छोटा ए रिस्पेक्टिवली। तो फ्रीक्वेंसी बड़ा ए की हम लोग मान लेते हैं पी स्क्वायर है, छोटे की मान लेते हैं क्यू स्क्वायर है। तो बड़ा ए छोटा ए क्या हो जाएगा? 2pq। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या बायनोमियल एक्सपेंशन में बोले तो पी प्लस क्यू बराबर किसके है? पी प्लस क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर के। ठीक, अब आता है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बेटा हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को। ये सारे ग्राफ्स 100% तुम लोग उसमें एग्जाम में देख लोगे, ध्यान देना। ये बॉडी साइज देखे रखा हुआ है बेटा। अब ये नॉर्मल पॉपुलेशन है, ठीक है। ये स्टेबल, ये स्टेबलाइजिंग, ये क्या है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की तरफ दिखा रहा है। ये वाला ग्राफ किसकी तरफ दिखा रहा है? डायरेक्शनल सिलेक्शन की तरफ दिखा रहा है। और जब इस तरह से पीक आ जाए तो बोलना ये डिसरप्टिव सिलेक्शन का ग्राफ है। ठीक है, जैसे मान लो फर कलर ऑफ रेड की बात करूं, ठीक है, सब पाए जाते थे बहुत ब्लैक, कम ब्लैक, ग्रे, थोड़ा व्हाइट, बहुत व्हाइट। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या हुआ? अगर सारे ब्लैक 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 ही होने लगे तो बोलेंगे ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हुआ। ठीक है, अब डायरेक्शनल सिलेक्शन में थोड़ा ग्रे की तरफ शिफ्ट हो गए, या तो बोलेंगे डायरेक्शनल। और डिसरप्टिव में दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत व्हाइट भी एग्जिस्ट कर रहा है और बहुत ब्लैक भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बच्चों हमारे एवोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इतना ही। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपको ये पीपीटी मिल जाए, ये पीडीएफ देख लो, रिवाइज कर लो, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो बेटा। ये हमारी वेबसाइट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं आपके पास और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता रहूंगा, क्योंकि 19th को हमारा बायो का बोर्ड का पेपर है। तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।